1958 ये वो साल था जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत की थी और छोटी सी स्टार्ट के साथ ये कंपनी शुरू हुई। लेकिन आज रिलायंस हर एक सेक्टर में ऊंचाई पर है। जहां देखो वहां रिलायंस या जियो चलता हुआ आ रहा है। पहले तो धीरूभाई अंबानी के रहते रिलायंस चला, फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किया मुकेश अंबानी ने। जहां उनके रहने पर रिलायंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता गया। उनका हर एक मूव एक सक्सेस साबित होता गया, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे रिलायंस पावर, चाहे एनर्जी, चाहे ग्रोसरी बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस उठा लो, हर एक बिजनेस उनका सक्सेसफुल रहा। अब ऐसे तो अगर हम देखें तो रिलायंस तो दो पार्ट में बटा था, एक अनिल अंबानी और दूसरा मुकेश अंबानी के हाथ में। लेकिन अगर अभी की हम सिचुएशन देखें तो जो बिजनेस मुकेश अंबानी के थ्रू चलाया जा रहा है वो हर एक बिजनेस अभी सक्सेसफुल है और अनिल अंबानी के ज़्यादातर बिजनेस डाउनफॉल में है और वो बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी के कोई भी बिजनेस में लोग इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा लगाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट लोगों का रहता है और उनके जितने भी बिजनेस हैं उनके थ्रू जो रन किए जाते हैं वो हर एक बिजनेस सक्सेस में चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी बिजनेस है जहां पे उनको काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिल रहा है और लोगों का ये कहना है कि उनका वो बिजनेस एक फ्लॉप बिजनेस बन चुका है और वो बिजनेस है जियो फाइनेंस। 20 जुलाई 2023 ये वो दिन था जब जियो फाइनेंस का डिमर्जर हुआ रिलायंस के साथ और वो एक इंडिविजुअल अलग ही कंपनी बन गई। अब जियो सिम के इतने सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को ऐसा ही लग रहा था 2 साल पहले भी जब जियो फाइनेंस का डिमर्जर रिलायंस के साथ हुआ, जब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से जियो ने आके मार्केट में तहलका मचा दिया था, टेलीकॉम सेक्टर में हर एक प्लेयर्स को बाहर कर दिया था, उसी तरीके से जियो फाइनेंस के साथ भी होगा। जहाँ पे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कंपनी है जैसे कि HDFC या फिर ICICI या फिर बजाज फाइनेंस या फिर XYZ कोई भी कंपनी उठा लो, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लोगों का ये मानना था कि वो सभी बड़े प्लेयर्स को जियो फाइनेंस आते ही ख़त्म कर देगा। लेकिन आज की अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो जियो फाइनेंस का हाल बहुत ही बुरा चल रहा है। जहां जियो फाइनेंस का जो शेयर था वो 265 रुपये में लिस्ट हुआ था, लेकिन आज अगर आप इसका हाल देखोगे तो उसका हाल काफ़ी बुरा है। अब एक महीने में जियो फाइनेंस में जो 17% की गिरावट आई, पिछले 3 महीने में इसमें 26% की गिरावट आई। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन रहेगा कि अभी तो ओवरऑल मार्केट डाउनफॉल में ही है तो ऑब्वियसली इसमें भी गिरावट आएगी, ऐसा भी है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जियो फाइनेंस अभी तक ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। जहां ये स्टॉक 265 में लिस्ट हुआ था तो वो अभी तक 265 के नीचे ही चलता आ रहा है। अब इसके कई ऐसे मेजर रीजंस हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रिलायंस का ये बिजनेस एक फेल बिजनेस है? साथ ही जो जियो फाइनेंस का मेन काम है वो क्या है? और एज ए इन्वेस्टर अगर आपको जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहे तो आपको क्या करना चाहिए? और मेन ये जानेंगे कि ऐसा क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से जियो फाइनेंस में आपको इतना ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और एट दी एंड एज ए इन्वेस्टर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो जियो फाइनेंस में तो कौन सा सही मौका है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंस के बारे में कि जियो फाइनेंस क्या है, क्या करती है और इसमें क्या क्या काम होते हैं। अब जियो फाइनेंस सर्विसेज यानी कि JFSL एक NBFC है जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है। अब ये कंपनी को ओरिजिनली रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के नाम से जुलाई 1999 में कंपनीज एक्ट 1957 के अंडर इनकॉर्पोरेट किया गया था। जियो फाइनेंस एक होल्डिंग कंपनी है और अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अपने कस्टमर्स फेसिंग सब्सिडरीज के थ्रू ऑपरेट करती है, जैसे कि जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड और जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और एक जॉइंट वेंचर है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। कंपनी ने अपनी जर्नी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में शुरू की थी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की होली ओन्ड सब्सिडरी थी। अब कंपनी रिटेल लैंडिंग, डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में एंटर करने का प्लान भी बना रही है। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करके कंपनी का एम है कि वो डायरेक्टली इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे कि बजाज फाइनेंस और इमर्जिंग स्टार्टअप्स जैसे ज़ीरोधा और पेटीएम से कम्पीट करें।
अब ये सब वो चीज़ है जहाँ पे जियो फाइनेंस इन सब सेगमेंट्स में काम कर रही है और अलग अलग प्लेयर से compete करती जा रही है। अब पेटीएम भी इनका एक बड़ा कंपटीशन है, साथ ही साथ बजाज फाइनेंस और भी जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनी है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करती, वो सब ही इनका कंपटीशन बनते जा रहे हैं। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी सेक्टर इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली छोटे बिजनेसेस और रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करने में। जबकि इंडस्ट्री ने अच्छा ग्रोथ देखा है, इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि बढ़ती हुई बोरोइंग कॉस्ट और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। अब ये सब चैलेंजेस के बाद भी जो क्रेडिट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो सेक्टर्स के ग्रोथ पोटेंशियल को काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। मतलब ये जो छोटे मोटे लोन लिए जाते हैं और जो रूरल एरियाज में जो बैंकिंग सेक्टर्स लोन प्रोवाइड करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से है। और ये सब चीज़ वो दिखाता है कि आने वाले टाइम में ये सब सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई मिलेंगी। अब जियो फाइनेंस सर्विसेज एनबीएफसी स्पेस में एक बड़ा प्लेयर है जो रिलायंस इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का फ़ायदा भी उठा रहा है और टेक्नोलॉजी और डाटा ड्राइवरी सॉल्यूशन का यूज़ करके अपना एक्सपेंशन कर रहा है। अब जब से मार्केट में रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था तो टेलीकॉम सेक्टर्स में जियो ने बूम किया था, तो तब से ये ऐसा ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये आते ही कोई भी सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बूम करेंगे और एक डिसरप्टर की तरह काम करेंगे। अब जियो फाइनेंस भी एक डिसरप्टर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती जा रही है और इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज लैंडस्केप को बदलने के लिए एम्बिशियस प्लान्स भी रख रही है। लेकिन जियो फाइनेंस का स्टॉक रिसेंट में इन्वेस्टर्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसके बाद शेयर प्राइस में 10.3% का डिक्लाइन देखने मिला है। मतलब इनका जो Q3 का रिजल्ट था तो वो अच्छा नहीं था। अब इनके जो डिक्लाइन की वजह से और इनका जो Q3 का रिजल्ट आया था, इसकी वजह से इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और जो फ्यूचर गोल्स है उसमें काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया। अब एज अ कंपनी अगर मैं देखूं, अगर मेरी जियो फाइनेंस होती तो मैं यही देखता कि आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरे दिमाग में भी एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, हम इस पे बात करते तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई होते जाएंगे। अब इसके पीछे का डिक्लाइन आखिर क्यों हो रहा है, क्यों इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वैसे जियो फाइनेंस के डिजिटल परफॉर्मेंस का यूज़र बेस 14% QOQ ग्रो किया है, जो कंपनी के डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग में प्रोग्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा से बढ़ता हुआ दिखा रहा है। फिर भी इतने ज़्यादा प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट के बाद भी इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है वो इनका फ्लैट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एम है कि वो अपने आप को इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का लीडिंग प्लेयर बनाए। कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग परसेंटेज और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करके कस्टमर्स की डाइवर्स नीड्स को एड्रेस करना चाहती है, जैसे कि बोरोइंग, ट्रांजैक्टिंग, इन्वेस्टिंग और प्रोटेक्टिंग। इनोवेशन पर फोकस करके कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल हो सके। बट द रीज़न कि यहाँ पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं जियो फाइनेंस के ऐप में, क्योंकि जब भी आप जियो फाइनेंस का ऐप यूज़ करते हो तो वो आपको यूज़र फ्रेंडली नहीं लगेगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो नए यूज़र्स को कंफ्यूज कर देगी, बिकॉज उनके जो ऐप है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस भी आते हैं और उनका ऐप फ्रेंडली ना होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को भी मिल रहा है। बिकॉज इन्होंने हर एक चीज़ पे फोकस किया है तो इतनी चीज़ें आ चुकी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ों को ये अपने ऐप को फ्रेंडली नहीं बना पा रहे, और तो और इसमें काफ़ी ज़्यादा लैग्स और काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस की प्रॉब्लम यूज़र्स को फेस करना पड़ता है। इससे बेटर यूज़र्स क्या करते हैं कि वो वहाँ से सर्विसेज ना लेके इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास से सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते। अब ये भी एक मेजर इशू है जो जियो फाइनेंस को फेस करना पड़ रहा है। अब यही सब चीज़ों को, अपनी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड कर रही है और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। उसमें अपनी एनबीएफसी प्रेजेंस को स्केल अप किया है और अपनी लोन बुक को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है। कंपनी अब अंडर बैंक सेगमेंट में डीपर पेनिट्रेशन करने के लिए पार्टनरशिप और अपने ग्रुप इकोसिस्टम का फ़ायदा उठा भी रही है।
पेमेंट्स के एरिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर एंगेजमेंट को इन्हेंस कर रही है, स्मॉल मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करके और एआई पावर्ड ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन इंटीग्रेट करके। अब इनके जो ऐप में ग्लिचेस आते हैं ये वो सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, और जो इनका ऐप फ्रेंडली नहीं बन पा रहा उस चीज़ के लिए ये एआई को ला रहे हैं, जहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो एआई उनकी सॉल्व करके देगा। अब मे बी इस चीज़ की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पुश मिली। अब जियो फाइनेंस अपने मर्चेंट्स बेस को स्केल करने का प्लान बना रही है, और जियो भारत के अफोर्डेबल डिवाइसेस के थ्रू फीचर फोन यूजर्स को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश भी कर रही है। एसेट मैनेजमेंट के सेगमेंट में कंपनी ब्लैक रॉक के साथ अपने जॉइंट वेंचर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रोग्रेस भी कर रही है। फोकस है एक कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का जो इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करेगा। अब इनका जो सबसे बड़ा मूव जो उस टाइम लोगों को लग रहा था, जो इनका ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप था। अब जो ब्लैक रॉक एसेट अंडर मैनेजमेंट के सेक्टर में इनकी जो पार्टनरशिप थी वो ब्लैक रॉक के साथ है, जिसकी वजह से लोगों को ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर लग रहा था। लेकिन अभी के टाइम में वो सेक्टर में भी, वो सेगमेंट में भी, इवन इनका जो पार्टनरशिप है ब्लैक रॉक के साथ है, उसके बाद भी जियो फाइनेंस को वो सेगमेंट में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कंपनी ये सब के बाद भी अपने इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म को भी स्केल कर रही है, और इनोवेशन प्रोडक्ट्स लाइक सचेत इंश्योरेंस स्पेसिफिक नीड्स के लिए लॉन्च कर रहा है। कंपनी ने अपने जियो फाइनेंस ऐप के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस लेने के लिए भी स्टेप्स लिए हैं। ये आप एक यूनिफाइड डिजिटल स्टोर फ्रंट के रूप में काम भी करेगा, जिससे कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज में सीमलेस एक्सेस मिलेगा। अब ये सब चीज़ों से जो इन्वेस्टर्स है कंपनी के फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स और स्टॉक्स के वैल्यूएशंस की इवेल्युएट करना चाहिए, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अच्छे से एक्सेस कर सके। अब जियो फाइनेंस में इतना ज़्यादा डाउनफॉल क्यों दिख रहा था, इसके मेजर रीजंस मैंने आपको बताया, और वो सब चीज़ों को चेंज करने के लिए जियो फाइनेंस क्या कर रहा है वो रीज़न भी मैंने आपको बताया। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद इन्वेस्टर्स को अपना डिसीजन लेना चाहिए। अब एज अ कंपनी जियो फाइनेंस काफ़ी बड़ी कंपनी है। ऐसे तो देखा जाए जियो फाइनेंस तो अभी थोड़े ही टाइम पहले डिमर्ज हुई है, तो उसको इतना बड़ा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो बड़ा बिग वेल है रिलायंस, वो है, जिसकी वजह से लोगों का और इन्वेस्टर्स का इसमें ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, इसमें जियो जैसे टेलीकॉम सेक्टर्स में जहाँ पे जियो ने अपना तहलका मचा दिया था उस तरीके से तो काम नहीं होगा। इस सेक्टर में जियो फाइनेंस को स्टेप बाय स्टेप मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी तो जियो फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है, लेकिन आगे चल के जियो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठेगा, क्योंकि जियो फाइनेंस में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर मैं यही चीज़ आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं, तो आने वाले टाइम में जो फाइनेंस कैटेगरी है, जो फाइनेंस सेक्टर है, अपने इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बूम में जाएगा। और यही सब चीज़ों को देखते हुए जियो फाइनेंस इतनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का खुद काफ़ी इंटरेस्ट है, और गवर्नमेंट की खुद काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और तो और गवर्नमेंट खुद फाइनेंस सेक्टर को काफ़ी तेज़ी से प्रमोट करेगा। अब ये सिंपल चीज़ है, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया भी है कि जो सेगमेंट को, जो सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, वो सेक्टर उठा लो, वो सेक्टर में आपको अच्छा पैसा बन के मिलेगा। और रही बात जो लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जियो फाइनेंस एक फेल बिजनेस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अब ये जो बिजनेस है जियो फाइनेंस अपने तरीके से कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से आगे इसमें आपको एक पंप देखने मिलेगा। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करी जा सकती है। और जियो के पीछे जो रिलायंस है, और रिलायंस को चलाने वाला जो पर्सन है मुकेश अंबानी, अब ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं, और उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है, तो वो बिज़नेस को कैसे अच्छा बनाना और कैसे बिज़नेस को एक स्केल पे ले जाके ग्रो करना है, उनको काफ़ी अच्छे से आता है। अब एज अ इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए जियो फाइनेंस काफ़ी अच्छा है। और आपको कब उसमें एंट्री लेना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन है, तो अभी सबसे अच्छा मौका है कि अगर आप अभी के टाइम में, बिकॉज अभी के टाइम में देखें तो जियो फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में। अब ये मेरा ओपिनियन है, अब आप अपनी तरफ से रिसर्च करके जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो बस यही है
कि कोई भी कंपनी को अगर जज करना हो तो उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जज करो, और एज अ इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करो ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये जानना है कि जियो कॉइन कब लॉन्च होगा और जियो कॉइन लॉन्च होने पे आपको एज अ इन्वेस्टर क्या फ़ायदा हो सकता है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी जानना है, मार्केट का पैटर्न जानना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वॉज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।